ये हमारा EM वेव स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो संख्या में 7 होती हैं, और हम कर रहे हैं इनको लोवेस्ट एनर्जेटिक से हायर एनर्जेटिक, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की तरफ कर रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले लोवेस्ट जो सबसे कम एनर्जेटिक है वो है रेडियो वेव। रेडियो वेव की हमने वेवलेंथ ले ली 0.326 इंटू 10⁻², मतलब ये है उसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ये उसकी लार्जेस्ट। तो यहाँ जो ये फार्मूला दे रखा है कि न्यू इज इक्वल टू c/λ, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी की रेंज थी। तो सीधी सी बात है कि वेवलेंथ कम होगी, ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहाँ पर इस 0.3 वेवलेंथ के लिए, यानी कि मीटर में है ये, 0.3 मीटर की जब वेवलेंथ लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी आती, देखो c/λ, c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू है 0.3, यानी कि उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1। तो ये ऊपर 3 से 3 जो है कैंसिल होगा, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 3 10⁻9 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब वेवलेंथ 0.3 मीटर होती है तो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻9 हर्ट्ज़। इसका मतलब इस वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी ये है और इस वेवलेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी ये है। तो यहाँ पर ये तो एक ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसका मतलब ये उल्टा है, हायर टू लोवेस्ट, अपर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये है उसकी अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और ये है उसकी लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। बीच में जो रेंज होगी वो सारी, इससे लेके इसके बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी फॉल होंगी वो सारी रेडियो वेव की होंगी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 6 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज़, या फिर 8 इंटू 10⁸ हर्ट्ज़, या 10⁻7 ओनली, या 10⁻6। ये सारी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब ये सारी रेडियो वेव्स हैं। तो क्वेश्चन जो होगा वो इसी प्रकार का होगा कि कोई भी वेव जो है, या फोटोन ऑफ द वेवलेंथ यूज्ड, व्हाट इज़ इट्स यूज़, मतलब ऐसे कह दिया जाएगा कि ये एक फ़ोटोन है, वो इस रेंज का फ़ोटोन है, तो ये बताओ कि उसको हम किस पे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या यूज़ हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हमें फ़ोटोन की वेवलेंथ पता है और उसकी रेंज पता है कि वो कौन सी EM वेव की रेंज में फॉल करता है, तो फिर हमें उसका यूज़ भी पता चल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास ये हो गया, इस टाइप की ये रेंज होगी किसकी, रेडियो वेव की, 0.3 मीटर से 6 इंटू 10⁻²। इसी तरह लैम्डा की जगह जब हम 6 इंटू 10⁻² यूज़ करेंगे तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी आएगी, 3 इंटू 10⁸ और नीचे हो जाएगा 6 इंटू 10⁻², तो 2 पावर कम होगी, 6 हो गया, और 3 दूनी 6। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 10⁻6/2। इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 10⁻5/2, क्योंकि 10⁻6/2 था, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻5। ये 5 पे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻5, जो ये है। तो इसका मतलब ये कल मैंने इसीलिए कहा था कि एक टेबल हम याद कर लेंगे वेवलेंथ की, तो फ्रीक्वेंसी रेंज हमें अपने आप बढ़ानी आ जाएगी। यहाँ पे बस ज़्यादा यहाँ पे जाके मिक्सिंग होती है कि भाई इसकी वेवलेंथ है वो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 की पावर 21, 3 इंटू 10⁻21 से 10⁻16 तक, और इसकी 10⁻20 to 18 तक, यानी कि अल्ट्रा वायलेट की रेंज भी 16 से 21 है, इसकी 18 से 22 है। तो 16 से 21 में मतलब 19 और 20 इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन वो फिर यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। कई बार यूज़ दे दिया जाता है और फिर उसकी वेव पूछी जाती है कि भाई ये जो वेव होगी वो किस वेवलेंथ की होगी, या पहले उसका यूज़ दे दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन में 4 वेवलेंथ दे दी जाएंगी, तो हम उनको कौन सी वेवलेंथ उसकी सेलेक्ट करेंगे। तो हमें ये स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए और हर एक वेव के कम से कम 3-3, 4-4 यूज़ जो है वो याद होंगे,
तो बिल्कुल ही हम डेफिनेटली इस यूनिट के 2 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, कहीं जाने के नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। प्रीवियस लेक्चर में जो था वो डिस्प्लेसमेंट करंट था, अब इसके अंदर जो है वो ये स्पेक्ट्रम है और स्पेक्ट्रम पे बेस यूज है। अब हम एक एक जो वेव है उसको लेते हैं और उसके यूज़ करते हैं। यूज़ भी सिंपल है, जैसे कि रेडियो वेव ये स्टार्ट करते हैं हम, तो रेडियो वेव के जो यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर किस में यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन में। एक टेबल जो बुक में होगी उसमें साथ साथ इनका प्रोडक्शन भी दिया होगा कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे रेडियो वेव जो है इसका प्रोडक्शन होता है ओसिलेटिंग सर्किट और द रैपिड एक्सेलेरेशन एंड द रिटार्डेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को हम एक बार एक्सेलेरेट करें फिर डीएक्सेलेरेट करें, एक्सेलेरेट करें डीएक्सेलेरेट करें, तो ओनली इलेक्ट्रॉन के ही एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन से रेडियो वेव पैदा हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जब गामा की बात आती है तो ये न्यूक्लियर ओरिजिन, मतलब जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, हम 8वीं यूनिट में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है और कहाँ पे गामा पैदा हो रही है। तो ये इसका न्यूक्लियर ओरिजिन होता है, मतलब जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है चाहे उसके अंदर फ्यूजन हो चाहे फिशन हो, लेकिन गामा रे जो है वो वहाँ बढ़ती है। गामा रे हमेशा अल्फ़ा और बीटा के बाद बढ़ती है, कभी भी डायरेक्ट गामा रेज नहीं निकलती हैं। तो इस प्रकार इनका वो होता है जनरेशन। उसके बाद जो जितनी ज़्यादा आयनाइज होती है उसका डिटेक्शन बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे गामा रे को हम फोटोग्राफिक फिल्म से या आयनाइजेशन चैम्बर से आसानी से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी है तो वो ज़्यादा असर करेगी, यानी कि ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। किसी भी सरफेस पे टकराएगी तो उसको ज़्यादा गर्म करेगी या उसको फ्लोरोसेंट कर देगी, वो चमकने लग जाएगा। तो उनका डिटेक्शन भी आसान होता है ज़्यादा एनर्जेटिक का। तो इस प्रकार जो है ये यूज़ दे रखे हैं, मतलब इनका प्रोडक्शन और डिटेक्शन। अब बात आती है रेडियो वेव के यूज़ की। तो रेडियो वेव जो होती है वो उसका सिंपल सा यूज़ है कि रेडियो वेव को हम कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान जो होता है आईसीटी में, इसमें यूज़ करते हैं। चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो टेलीफोन हो और चाहे वो रेडियो हो। रेडियो में भी 2 तरह के जो बैंड होते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, जैसे एफएम के चैनल होते हैं और सिंपली लोकल चैनल होते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ होती है रेडियो वेव। उसके बाद जो दूसरी वेव आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होती है उसमें थोड़ी गर्मी होती है, यानी एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें और वो इजीली प्रोड्यूस भी होती है। तो माइक्रोवेव का जो यूज़ होता है भाई, उसका यूज़ होता है एक तो माइक्रोवेव ओवन में, मतलब गर्म करने के लिए, कुकिंग जो फूड्स होते हैं उनको गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन यूज्ड इन कुकिंग पर्पज़ के लिए। फिर माइक्रोवेव जो होती हैं उनकी थोड़ी सी वेवलेंथ इनसे कम होती है, रेडियो वेव से उसकी वेवलेंथ कम होती है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, वेवलेंथ कम होती है, मतलब वो थोड़ी सी सीधी स्ट्रेट दिखाई देती है हमें। तो इसलिए रडार सिस्टम के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जो एक पॉइंट टू पॉइंट होता है, मतलब स्पेशल एक जहाज़ का संपर्क के लिए होता है, हवाई जहाज़ के संपर्क के लिए। तो इसलिए वो रडार सिस्टम के लिए माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है, बिकॉज़ ये जो होती है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, रडार सिस्टम जैसी कम्युनिकेशन के लिए फिट होती हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती थी, स्ट्रेट दिखाई देती है, यानी कि लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग जो है ये फिट रहती है। तो इसलिए इनका डिस्पर्सन कम होता है, यानी कि इनकी एनर्जी ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं ये, जैसे कि कम्युनिकेशन ये जो रेज जाती हैं हमारी रेडियो वेव, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं ये। तो इसलिए इनका यूज़ किया जाता है रेडियो माइक्रोवेव का रडार सिस्टम के लिए, माइक्रोवेव ओवन में, और उसके बाद जो इसका यूज़ है कुकिंग पर्पज़ के लिए माइक्रोवेव। रडार यूजिंग द माइक्रोवेव और माइक्रोवेव यूज टू ऑब्जर्विंग द मूवमेंट्स ऑफ द ट्रेन्स और रेल्स वाइल सिटिंग इन माइक्रोवेव ऑपरेटेड कंट्रोल रूम्स, यानी कि जो ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। जो वहाँ से टकरा के वापस आती हैं, रिफ्रैक्शन होता है इन वेव्स का, ट्रेन की से टकरा के फिर उनकी स्पीड का डिटेक्शन हो जाता है कि भाई ये इतनी स्पीड से ट्रेन आ रही है,
इस प्रकार। आगे है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के यूज़ के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इंफ्रारेड का जो है, इंफ्रारेड यूज जो वेव होती हैं, इनका एक तो सोलर सिस्टम के अंदर यूज होता है, मतलब जो सोलर सेल होते हैं वो इसी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, इंफ्रारेड एनर्जी को। ये ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, गर्म करती हैं, तो सोलर डिवाइसेस जितनी भी हैं उनके अंदर इंफ्रारेड यूज़ की एनर्जी को यूज़ किया जाता है। दूसरा इंफ्रारेड का यूज़ होता है फॉग लाइट में, यानी कि फॉग, जैसे कि फॉग कंडीशन होती हैं, धुंध होती है, उसमें हम इंफ्रारेड लाइट से देख सकते हैं उसके अंदर। तो फॉग का व्यू देखने के लिए या फॉग के अंदर फोटोग्राफ लेने के लिए। तीसरा होता है इनका यूज़ कि जो एंशेंट राइटिंग होती है, पुरानी राइटिंग, वो राइटिंग जिसको हम पढ़ नहीं सकते अच्छी तरह, देख नहीं सकते। इसके बाद है भाई विजिबल रे। विजिबल जो रे होती हैं या विजिबल लाइट जो होती है, उसके अंदर वो विजिबिलिटी के लिए काम आती है, मतलब ये काम आती है हमारे देखने के लिए, ठीक है। जो संसार का जो विज़न है वो विजिबल लाइट के कारण होता है, तो इसका तो सिर्फ एक यूज है विजिबिलिटी के लिए। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो थोड़ी और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हैं, इसलिए उनको हम हीटिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस के भी यूज़ कर सकते हैं। इनको बैक्टीरिया किल करने के लिए, जो पानी होता है उनको, उसके बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, मतलब वाटर को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डॉक्टरों के, यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे सीसर होता है या फोर्सेप वगैरह है, या जो और भी कोई जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है डॉक्टरों के पास है, उसके जर्म्स को किल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसका यूज़ जो है वो फोटो सेल के अंदर किया जाता है, और फोटो सेल का यूज़ होता है बर्गलर अलार्म बढ़ाने में, चोर के अलार्म बढ़ाने में, मतलब कंपनियों के अंदर या घरों के अंदर जो है इसका यूज़ किया जाता है, मॉल्स वगैरह में, कि अगर चोरी हो जाए तो पता चल जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम सेट किया जाता है कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रे का सोर्स होता है और वहाँ पे फोटो सेल होता है ऐसे यहाँ। तो जिस रास्ते को हम बंद कर देते हैं अपनी मर्ज़ी से, अगर चोर उसमें जाएगा तो उसको वो खोल लेगा थोड़ी, वो तो उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री करेगा। तो जैसे वो इस लाइट के रास्ते में जाएगा, ये लाइट हट जाती है, रुक जाती है लाइट, और लाइट रुक जाने से फोटो सेल का संपर्क टूट जाता है और उसके सर्किट ब्रेक होने से अलार्म बजने लग जाती है। तो इस प्रकार बर्गलर अलार्म के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बर्गलर अलार्म। बर्गलर का मतलब होता है डकैत, डाकू, चोर, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। टू प्रिजर्व द फूड स्टफ, और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भी अल्ट्रावायलेट वेव का यूज़ किया जाता है। डिटेक्शन द फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स इन द फोरेंसिक लेबोरेटरी, या जो असली नकली डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए कि भाई ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि जैसे कि हम ऐसी ही मार्कशीट बना के छाप दे भाई ये भी इसकी है 10वीं की, ये भी 10वीं की, एक नकली और एक असली, तो उनमें अगर जांच करनी पड़ेगी कौन सी असली कौन सी नकली है, तो फिर अल्ट्रावायलेट रे से इसका डिटेक्शन किया जाता है। फिंगर प्रिंट वगैरह पहचानने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फिर आ जाती है एक्सरे। एक्सरे और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, क्योंकि उसके बाद गामा ही है, तो इधर एनर्जी बढ़ती जा रही है डाउन में, तो इसका मतलब एक्सरे और ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो एक्सरे के रूप किसमें होता है, इन सर्जरी के अंदर, जैसे कि हड्डियाँ जो होती हैं वो टूट जाती हैं, तो एक्सरे का वहाँ यूज़ होता है कि हड्डियों में क्रैक देखने के लिए। इन इंजीनियरिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। जो मेटल शीट होती है, मेटल पाइप होते हैं, उनके अंदर जो होल्स रह जाते हैं, क्रैक रह जाते हैं, उनको चेक करने के लिए। इन रेडियोथेरेपी का मतलब होता है जैसे कोई ट्यूमर हो गया उसको ठीक करना है, तो उसके ऊपर हीट डाली जाती है, तो रेडियो एक्सरे से उसको गर्म किया जाता है रेडियोथेरेपी में, स्किन डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट मतलब ये जो स्मगलर जो होते हैं, इनको इनके शरीर में भाई इनके जूतों में सोना है, सोना तो नहीं लगो रखा है या कहाँ चांदी नहीं लगो रखी, मतलब स्मगलर्स को चेक करने के लिए। इन इंडस्ट्री के अंदर फॉर द टेस्टिंग द यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ द
इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन होती है उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए। टेनिस बॉल, रबड़ बॉल जो होती है उनको मतलब ये देखने के लिए वो बिल्कुल सही प्रिपेयर हैं। और डिटेक्शन ऑफ द पर्ल्स इन द ओस्टर्स एंड द डिफेक्ट इन द रबर टायर्स, रबर टायर जो हैं उनके डिफेक्ट देखने के लिए। इन साइंटिफिक रिसर्च के लिए, यानी कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देखने के लिए, जैसे कि ब्रैग्स लॉ होता है तो ब्रैग्स लॉ के अंदर एक्सरे का यूज़ किया जाता है। ब्रैग्स लॉ होता है क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देखने के लिए कि भाई इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल है या कैसी है, तो उसको देखने के लिए ब्रैग्स इसका यूज़ किया जाता है, एक्सरे का। लास्ट में है गामा रे। गामा रे जो होती है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, पैदा होती है न्यूक्लियर ओरिजिन से, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन से। इसका यूज जो होता है वो होता है टू प्रिजर्व द फूड स्टेप्स, मतलब एक्सरे का एडवांस, ये भी फूड स्टेप बचाने काम आती है। अल्ट्रावायलेट के और गामा रे के यूज़ है ना थोड़े ही मिलते जुलते हैं। जैसे ये फूड स्टेप को प्रिजर्व करने के लिए आती है तो गामा भी आती है। ये कैंसर के क्योर में अल्ट्रावायलेट भी आती है तो गामा रे भी आती है, लेकिन ये ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट पैदा करती है क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा है। टू प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर, जो एक्सरे से अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बता सकते तो गामा रे से डेफिनेटली बता सकते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर ट्यूमर टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिर इनमें एनर्जी होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन पैदा करने में भी ये यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार 7 वेव होगी, हर एक वेव के कम से कम 4 या 3 यूज जो है तुम रिमाइंड कर लेना। एक वेव का यूज ज़रूर आएगा, हो सकता है वो यूज डायरेक्ट पूछ लिया जाए या फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे के पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे के पूछता है तो फिर उसका यूज़, जैसे कि ये कह दे कि 5 × 6 × 10⁻7 मीटर की वेवलेंथ है, तो ये बताओ, या 6 × 3 -10 कर लो, -7 मीटर की वेवलेंथ है, ये बताओ कि वो उसका क्या यूज होगा। तो इसके यूज़ के लिए हम पहले वेवलेंथ दे दी तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, c/λ करके 3 × 10⁸ को 6 × 10⁻7 -7 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा हमारे पास 10⁻15/2, यानी कि 10 × 10⁻14/2, यह आ जाएगा 5 पे। 5 × 10⁻14। अब ये जो रेंज होती है ये विजिबल लाइट की है, इसका मतलब इस रेडिएशन को हम ऑब्जेक्ट को देखने में यूज़ करते हैं विजन में। 5 × 10⁻, यानी कि 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14, 8 × 10⁻14, वो होता है किसका, विजिबल की रेंज होती है। तो ये विजिबल की रेंज में आ गया, तो इसका मतलब ये विजिबल रेडिएशन है, इसका यूज जो है वो विजन के लिए यूज़ होगा। तो इस प्रकार इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। बहुत सिंपल है। इस यूनिट के 2 नंबर जो हैं वो एक बार की तैयारी से ही अच्छी तरह आ जाएंगे नहीं कहीं भी।